बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रज़ा मीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपका फैसिलिटेटर रहूँगा मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के सब्जेक्ट का। सर एक डिटेल प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाई है और इस डिटेल प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें हमने एड्रेस करनी है। नंबर वन, हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी वेटेजेस क्या हैं। नंबर टू, सर इस सब्जेक्ट को पढ़ने के कुछ कायदे और कवानीन हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल, वो डूज एंड डोंट्स आपको मैंने बताने, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपने शुरू से इससे दोस्ती कर ली तो ये बहुत आसान लगेगा आपको, लेकिन अगर आपकी दोस्ती नहीं हुई इससे शुरू से तो ये आगे आपको आगे बहुत मुश्किलात का सामना करवा सकता है। फिर सर इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक ऑब्जेक्टिव है। क्या रीज़न है आई कैप ने इसको, जो पहले हमारे कोर्स में नहीं था, ये कोई 3 अटेम्प्ट्स हुए हमारे कोर्स में ऐड हुआ है, आखिर क्या रीज़न है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि ये नया सब्जेक्ट जो है वो कोर्स में ऑल टुगेदर ऐड किया गया। फिर हमने इसी प्रेजेंटेशन में ये देखना है कि ये एक थ्योरेटिकल पेपर है या ये एक प्रैक्टिकल पेपर है या ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमने इस प्रेजेंटेशन में देखनी है। अल्लाह का नाम लेके हम इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। सर हमारे पास सबसे पहले तो इस प्रेजेंटेशन में सर मेरा अपना करियर प्रोग्रेस है और इसको समझाने का या इसको बताने का, समझाना तो नहीं, इसको बताने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि मेरे लिए ये सब्जेक्ट पढ़ाना एक पैशन है, एक शौक है। ठीक है जी। सीधी सी बात है यार, टीचर का जरिया माश जो है वो पढ़ाना होता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हर एक टीचर ऐसे पढ़ाता है जो उसके उसके शौक की तकमील के लिए होते हैं, उसकी जहनी तस्कीन के लिए होते हैं। तो मैं सर फाइनल में बीएफडी का पेपर और नीचे जो एमएफए का पेपर है, ये अपने दिली शौक को तस्कीन देने के लिए भी पढ़ाता हूँ। मेरा पूरा करियर सर फाइनेंशियल सेक्टर में गुजरा है। मैं थ्रू आउट बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स में ही रहा हूँ। मेरी आर्टिकल्स भी सारी उसी में गुजरी है। केपीएमजी से मेरी आर्टिकल्स हैं। मैं यूबीएल फंड मैनेजर से वाबस्ता रहा हूँ, आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट से वाबस्ता रहा हूँ और मैं पिकिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी से वाबस्ता रहा हूँ पास में। ठीक है, ये सारे अगर आप देखें ना तो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज हैं। फिर सर हमारे पास मेरा ना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड इस तरह का रहा है कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो की है, लेकिन सर इसके अलावा मेरे पास मैंने बिजनेस मैनेजमेंट सिमा में भी से भी वाबस्ता रहा हूँ। मैं सीएफए के भी जो है वो कुछ लेवल्स निकले हुए हैं। ठीक है जी। और मेरा रिस्क मैनेजमेंट का क्वालिफिकेशन होता है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स करवाती है, एफआरएम के नाम से, मैं उससे भी वाबस्ता रहा हूँ सर। और आपका पेपर जो है ना वो इफेक्टिवली इन 3 चीज़ों से ही मिलके बनता है। ये 3 चीज़ें ही आपके पेपर में, ठीक है ना। अकाउंटिंग तो आप अकाउंटिंग में पढ़ोगे, लेकिन इन तीनों पे मेरी ठीक ठाक एक्सपर्टीज़ हैं, अकेडमिकली भी और चूंकि मैं प्रोफेशनली भी वाबस्ता रहा हूँ फाइनेंस सेक्टर से, तो इन 3 चीज़ों पे जो रियल इंसाइट है, जो प्रैक्टिकल इंसाइट है, वो मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से दे पाऊंगा। ठीक है जी। सर पेपर के बारे में हम बात करते हैं। सर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पेपर के बारे में हमने डिस्कस करनी है। देखिए, ये पेपर ना पास्ट में मौजूद नहीं था, इसकी जगह एक पेपर हुआ करता था बिजनेस मैनेजमेंट का, बीएम का पेपर हुआ करता था। और काफी अरसे से आई कैप को कुछ 10 साल से लोग कह रहे थे कि जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी बीएफडी का एक ही पेपर है आपके पूरे सिलेबस में। आप दुनिया की बाकी अकाउंटेंसी बॉडीज उठा लें, एसीसी को उठा लें, आईसीएडब्ल्यू को उठा लें, ठीक है जी, इन सब के पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो दो तीन तीन पेपर है। आई कैप के सिलेबस में बिजनेस फाइनेंस का एक ही पेपर था। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम सिर्फ अकाउंटिंग करना नहीं होता, कंपनी को पैसे बना के देना भी होता है, ट्रेजरी फंक्शन भी मैनेज करना होता है। तो ये एक देरीना जो है वो ख्वाहिश थी सबकी कि एक ऐसा सब्जेक्ट भी आए कैफ लेवल पर, सी इंटर लेवल पर, कि जिसमें बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़े और फिर जब वो बीएफडी तक आए तो उसको डिटेल में सारी चीजें जो है वो समझने में आसानी भी रहे। क्योंकि जब बच्चा आता था बीएफडी पढ़ने के लिए, उसकी बेसिक्स भी वही पढ़ता था, एडवांस भी वही पढ़ता था। तो ये पेपर आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन, एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे जो है वो साबित होगा, ताकि आप आगे बीएफडी पढ़ें और फिर जब आगे आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो हमें समझ में नहीं आती थी कि स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है, बॉन्ड्स मार्केट कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीजें आपको आर्टिकल से पहले ही पता होंगी। ठीक है जी। दूसरा सर, एक और चीज है सर, चूंकि देखें अल्लाह ताला ने ना गुनाह में एक लज्जत रखी होती है, और इस सब्जेक्ट में मेजॉरिटी चीजें जो है वो इंटरेस्ट से, डेरिवेटिव से रिलेटेड है, जिसका मतलब इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट ये कि सूद लेने वाला देने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सूद लेने वाला, उसका मफहूम ये कि सूद लेने वाला, देने वाला, उस पर गवाही देने वाला, उसका उसका हिसाब किताब रखने वाला, सारे जहन्नमी हैं। सही जी। तो लेकिन उस हदीस में पढ़ने और पढ़ाने वाले का जिक्र नहीं है, तो हम वहां से सेफ हैं कि हम इसको पढ़ेंगे,
ठीक है जी। लेकिन याद रखिएगा ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जब आप पैसा बनाने का फंक्शन सीखते हैं ना कि जी मार्केट में कंपनीज पैसे कैसे बनाती हैं, ठीक है जी, और किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है पैसे बनाने की, ठीक है जी, कोर डिसीजन मेकिंग एक सेठ कैसे सोचता है, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे सोचता है, जब वो डिसीजन मेकिंग आपके सामने रखी जाएगी तो लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं। और अच्छे खासे लोग जब मुझसे बीएमडी पढ़ते थे उसमें से अराउंड को 20-22% लोग इवेंचुअली फिर सीएफए भी करते थे, उनका इंटरेस्ट इतना डेवलप हो जाता था। तो मैं आपको इतना बता सकता हूं, दिस इज बाय फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ कैफ। आप इसमें जेन्युइनली चीजें सीखोगे, किताबी नॉलेज नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है जी। सर तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि भैया अगर नंबर से प्यार नहीं है तो ये सब्जेक्ट आपको तकलीफ बहुत देगा। नंबर से आपको प्यार होना चाहिए, परसेंटेजेस, रिवर्स वर्किंग और सीधी वर्किंग। अच्छा, इसके अंदर वो कोर अलजबरा नहीं चाहिए, हमें दिमाग चाहिए सर। आपको बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आती हो, लेकिन नंबर्स को इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए। इतनी बेसिक सी बात आपको आती हो कि 2 रुपए वाली चीज 2 रुपए से कम में नहीं बेचेंगे हम, ठीक है जी। तो इनिशियल पेपर है सर बीएफडी और एमएसए 2 का, ठीक है जी, ये आपने पढ़ना है, ठीक है जी। आपके नंबर्स से, नंबर का जो हिसाब किताब है उसमें आपका जो है वो हाथ साफ होना चाहिए, नंबर से आप जो है वो नंबर से आपकी दुश्मनी ना हो। और सर ये मैं आपको बता चुका हूं कि मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कैफ का। सर अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कोर्स में क्या क्या है, तो कोर्स अभी जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं है कि डाउन द लाइन कोई हफ्ते 2 हफ्ते बाद या मे बी महीने बाद आई कैप जो है वो उस कोर्स में कुछ चेंजेस कर दें, क्योंकि ये शेड्यूल था कि इस कोर्स को चेंज होना है। मे बी इस अटेम्प्ट में हो जाए, होपफुल तो हम कि इसी अटेम्प्ट में हो जाए, नहीं तो अगली अटेम्प्ट में जरूर इसका कोर्स चेंज हो जाएगा। अभी जो कोर्स की वेटेजेस है मैं उसी पे बात करूंगा। सर हमारे पास पेपर में 30 से 40 नंबर का एरिया मैनेजेरियल एनालिसिस का आता है। सर 3 एरियाज हैं। पहला एरिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजेरियल एनालिसिस का एरिया, ये एक थ्योरेटिकल एरिया है। अच्छा देखो एक चीज याद रखो, थ्योरेटिकल मैं मेरे हिसाब से ना तीन तीन चीजें होती है। एक थ्योरेटिकल होता सर, एक प्रैक्टिकल होता है और एक न्यूमेरिकल होता है सर। देखिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई चीज कोर थ्योरेटिकल नहीं, रट्टा मार के जाने वाली कोई चीज नहीं। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल पार्ट भी प्रैक्टिकल है, यानी आपसे एग्जाम में जो थ्योरी पार्ट है उस पर केस स्टडीज पूछेगा। वो क्या पूछेगा? केस स्टडीज। आपको एक बिजनेस केस देगा और आपसे पूछेगा जी बताएं एज अ डिसीजन मेकर आपको क्या करना चाहिए था, स्ट्रेटजीज बताएं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताएं, सर कॉस्ट किस तरह रखेंगे आप, ठीक है जी, यानी सर प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज बताएं, एग्जिट कब करना है मार्केट से, एंटर कब होना है मार्केट के अंदर, कंपटीशन को कम करने की जो है वो स्ट्रेटजीज क्या होंगी, किसी इंडस्ट्री में घुस रहे हो तो कंपटीशन को कैसे नापोगे, सर इस तरह की चीजें। अपने प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी इंक्रीज करके वैल्यू कैसे बढ़ाओगे उसकी, आपके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल हैं, थ्रेट्स क्या। यानी सर एक जबरदस्त किस्म का कोर्स है, और एक ऐसा कोर्स है जिसको आपने समझना है और फिर केसेस पे अप्लाई करना है, समझना है और केसेस पे अप्लाई करना है, ठीक है जी। यानी आपको रट्टा मारने वाला मामला यहां पर नहीं है, चीजें आपको दिमाग में रखनी है और फिर आपको उनसे केसेस सॉल्व करने, ठीक है जी। अब देखें जैसे लास्ट टाइम का एक सवाल है 10 मार्क्स का, लेकिन उसके लिए आपको 5 चैप्टर पढ़ने पड़े। 5 चैप्टर पढ़ने के बाद यूड बी एबल टू सॉल्व दैट 10 मार्क क्वेश्चन। इतना कॉम्प्रिहेंसिव सर इसका हिसाब किताब है, ठीक है जी। तो ये एक थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है जी। एक पार्ट इसका मैनेजरियल एनालिसिस का, ये 30 से 40 नंबर का है। सर इसके अंदर इफेक्टिवली 3 चीजें आती हैं। सर सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटरनल एनालिसिस को। इंटरनल एनालिसिस का मतलब है एज अ मैनेजर आप कंपनी के अंदर देखें क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं। आपको रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं, भाई मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, भाई मेरे पास अच्छी क्वालिटी की मशीन्स हैं, भाई मैं इंडस्ट्री के अंदर इतने टाइम से काम कर रहा हूं तो मुझे रॉ मटेरियल जो देने वाले लोग हैं वो सस्ते दामों रॉ मटेरियल दे देते हैं, मैं बड़ी क्वांटिटी में खरीदता हूं सस्ता मिल जाता है, मैं देर से पैसे दे सकता हूं क्योंकि मैं मार्केट में एस्टेब्लिश्ड जो है वो प्लेयर हूं। तो सर आपने अपनी कंपनी के अंदर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखनी है। यार टेक्नोलॉजी नहीं है मेरी कंपनी में, यार सारे प्रोसेस मैनुअल है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस देखनी है, इसके लिए आप क्या पढ़ोगे? इंटरनल एनालिसिस, ठीक है जी। फिर आप कंपनी के बाहर देखोगे। कंपनी के बाहर क्या देखेंगे सर? कंपनी के बाहर हमारे पास ये हमारी कंपनी है, कंपनी के बाहर एक एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट कहलाता है सर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है जी। इस एनवायरमेंट में कुछ लोग हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, यानी ये एनवायरमेंट आपको अफेक्ट करेगा और आप इस एनवायरमेंट को भी अफेक्ट करोगे। मिसाल के तौर पे इस एनवायरमेंट में आपका कंपेटिटर बैठा है, वो आपको अफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल सर। अगर वो अपनी प्राइस कम कर दे तो मेरी दौड़ने लग जाएंगी, मेरा कस्टमर उसकी तरफ भागना शुरू होगा।
ठीक है जी, क्या मैं उसको अफेक्ट कर सकता हूं? हाँ, मैं ही प्राइस कम कर दूं तो क्या होगा सर, उसकी दौड़ें लग जाएंगी। तो इसका मतलब ये कि सर, अच्छा फिर इसी इन्वायरमेंट में कस्टमर मौजूद है, क्या कस्टमर को आप अफेक्ट कर सकते हो? यस सर, मैं कस्टमर को अफेक्ट कर सकता हूं सर। अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं तो मुझसे खरीदना बंद कर देगा, अगर मैं प्राइस कम कर दूं तो खरीदना शुरू, ज्यादा कस्टमर आ जाएंगे। सर क्या कस्टमर मुझ पर अफेक्ट डालते हैं? जी सर। सर अगर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग हुई, बड़ा कस्टमर हुआ, तो सर वो मुझ पर असर डाल सकता है, वो मुझे कहेगा प्राइस कम करनी तो मैं दूसरी जगह जा रहा हूं। तो सर सीधी सी बात है, ये एनवायरमेंट आपको भी अफेक्ट करता है, आप इस एनवायरमेंट को भी अफेक्ट करते हो। हमने ये मामला एक्सटर्नल एनवायरमेंट में देखना है कि सर जो फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं और हम उनको अफेक्ट कर रहे हैं, उसको तरीके से मैनेज करें ताकि हमारे बेनिफिट में आए। यानी इस एक्सटर्नल एनवायरमेंट को आप इस नीयत से रीड करेंगे कि इस एनवायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं। नया प्रोडक्ट खोल सकता हूं सर मैं, मिसाल के तौर पर सर सारे तमाम लोग लैपटॉप बना रहे हैं, तमाम लोग टैबलेट्स बना रहे हैं, मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकता हूं जिसमें लैपटॉप और टैबलेट दोनों का हिसाब किताब आ जाए, डिटैचेबल उसका कीबोर्ड, मिसाल दे रहा हूं छोटी छोटी। सर आप इस मार्केट में देखते हैं अपॉर्चुनिटीज का एनवायरमेंट में, और देखते हैं थ्रेट्स क्या है, मेरा कौन सा कॉम्पिटिटर क्या ऐसा काम कर रहा है जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। इंटरनल एनालिसिस में क्या देख रहे थे? कंपनी के रिसोर्सेज यानी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। बाहर क्या देख रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। सर फिर हमारा एक और बड़ा एनवायरमेंट है, ठीक है जी, मैक्रो एनवायरमेंट इसको हम कहते हैं, ये हमने सिर्फ डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, पूरा पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। सर कुछ एनवायरमेंट ऐसा है, एनवायरमेंट का हिस्सा ऐसा है जो हम पे असर डालता है, हम उस पर असर नहीं डालते। सर टैक्स का रेट, हम उस पर असर नहीं डाल सकते, वो हम पे असर डालेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम पे असर डालेगी। इन्फ्लेशन, ये हम पे असर डालेगी। सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये हम पे असर डालेंगी, हम इनके ऊपर डायरेक्ट असर नहीं डाल सकते। तो सर हमारे जो दो चैप्टर्स हैं, हम उसमें एक चैप्टर में कंपनी के अंदर की चीजें देखेंगे, पूरा चैप्टर कंपनी के इंटरनल चीजों के ऊपर है। एक चैप्टर है कंपनी के एक हिस्सा कंपनी के बाहर की चीजों के ऊपर देखने को, कि हम बाहर क्या देख रहे हैं। इंटरनल एनालिसिस में हार्डली 2 चैप्टर्स हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस में सर कोई 6 से 7 चैप्टर्स हैं जो आपने देखने, ठीक है। फिर सर हमारे पास इसी थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर, इस थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, और वो है एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, ठीक है जी। देखें एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स क्या है। एक तो कानून है भाई, कोई जुर्म नहीं करना, कानून आपने कंप्लाई करना है। सर एथिकल मॉडल्स कानून से थोड़े से ऊपर है, ठीक है जी। क्या मतलब, जरा सा इसको समझने की कोशिश करना। एक चीज होती है एथिकल डिलेमा। मिसाल के तौर पे सर आप के इलेक्ट्रिक के सीएफओ, के इलेक्ट्रिक है ना जो हमें बिजली कभी कभी देता है, के इलेक्ट्रिक के आप सर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो। आपको जो फोन आता है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि यार इलेक्शन होने वाले, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम कर दें। आपने कहा यार ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आपसे कहा ये प्राइवेट कंपनी है लेकिन कराची को इलेक्ट्रिसिटी यही देती है, तो बात हमारी मानो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो आपने उससे कहा सर इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम करके आपको मिलेगा क्या? तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा हम इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे यूज करेंगे, यानी हम आवाम के पास जाएंगे, हम कहेंगे जी हमने इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम कर दिए, बेहतरीन काम होगा जी। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम करने हैं, आप हमें बताओ मैक्सिमम कितना कम किया जा सकता है। आप अब सोच रहे हो कि यार अगर मैं इनकी बात मान लूं और इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम कर दूं एज ए सीएफओ, एज ए सीईओ, तो यार मैं तो अपने इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ गलत कर रहा हूं। तो एक स्टेक होल्डर आ गया, शेयर होल्डर, जिसके साथ गलत हो रहा है कि अगर मैंने सर गवर्नमेंट को रेट कम करने के लिए डाटा दे दिया और उसने रेट कम कर दिए, तो सर कंपनी का प्रॉफिट जाएगा ना, जो शेयर होल्डर्स हैं वो बेचारे क्या करेंगे। और अगर मैं गवर्नमेंट की बात नहीं मानूं तो गवर्नमेंट मुझे नौकरी से फारिग कर देगी, निकाल देगी सर, किसी और को ले पुश करेगी सर, लॉबिंग करेगी, मैं निकल जाऊंगा। अब मेरे सामने एक एथिकल डिलेमा आ गया, गवर्नमेंट को डाटा दूं तो अवाम के साथ गलत, डाटा ना दूं तो मेरे साथ गलत। सर इस एथिकल डिलेमा को कैसे डील किया जाता है ये आप पढ़ोगे एथिकल डिसीजन मेकिंग में, ठीक है जी। इसमें और चीजें भी हैं लेकिन ये मेन चीज होगी कि एथिकल डिलेमा में आपको क्या करना चाहिए आप सीखोगे। तो 3 चैप्टर्स हैं, क्या कंपनी के अंदर क्या है, कंपनी के बाहर क्या है, और अगर कोई एथिकल डिलेमा में हम फंसे तो हमने डिसीजन कैसे लेना है। ये 3 हिस्से हैं सर इसके अंदर, ठीक है जी। और इस 3 हिस्सों के 30 से 40 नंबर हैं सर, तकरीबन 32 से 35 नंबर सर इस एरिया से कंटिन्यूअसली तीनों अटेम्प्ट्स में टेस्ट हुआ है, ठीक है जी। 3 अटेम्प्ट से 32 से 35 नंबर प्रैक्टिकली इसके अंदर सर आई कैप के एग्जामिनर ने पूछा है। एक अटेम्प्ट में 32 पूछे, एक अटेम्प्ट में 38 पूछे, और लास्ट अटेम्प्ट में भी तकरीबन 32-35 के करीब का ये एरिया टेस्ट हुआ, तो एवरेज आप कह लेंगे 35 मार्क्स के करीब एरिया टेस्ट होगा। सर हमारा जो सेकंड पार्ट है सिलेबस का वो है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, और ये अराउंड 35 से 50 मार्क्स का एरिया है, ठीक है जी।
यानी सर आप ये कह लें कि ये पेपर की मेन जान है, ठीक है जी। ये नंबर्स वाला एरिया है, प्रैक्टिकल एरिया है, न्यूमेरिकल एरिया है। सर आए जरा इस पे देखते हैं सर हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एरिया है। देखिए इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर आप ये पढ़ेंगे कि एक कंपनी को जब अवामुन नास पैसा देती है ना, तो अवामुन नास कुछ एक्सपेक्ट करती है कि इस कंपनी पे, इस पैसे पे कंपनी हमें रिटर्न देगी, डिविडेंड देगी, इंटरेस्ट देगी। तो कंपनी को उसको कैसे मैनेज करना चाहिए ये हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर हमारे पास सर एक मॉडल है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये हमारे पास हमारे कोर्स में बिल्कुल बेसिक हद तक है, लेकिन मैं इसको डिटेल में इसलिए पढ़ाता हूं ताकि जो आपको फंक्शन पेपर में दिया होगा ना, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझ में आ जाए। तो हम इस पर भी टाइम लगाएंगे। दो ये आपके कोर्स के अंदर इतना दिया हुआ है कि एक पेज में टोटल जो है वो हिसाब किताब इसका खत्म हो जाता है, लेकिन मैं इस पर तकरीबन 2 से 3 क्लासेस लगाता हूं ताकि आपको वैक और सीएपीएम मिला के जो सवाल आते हैं वो अच्छे तरीके से समझ आए सर। तीसरी चीज है सर हमारे पास बिजनेस रिस्क एक चैप्टर है सर, जिसमें स्पेक्युलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क इस तरह की चीजें हैं, रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट्स हैं, मॉडल्स हैं। आसान चैप्टर है, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सर फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। सर ये है मेन एरिया से हर दफा सवाल आता है, ठीक है जी, इस पर हमने काम करना है सर। फिर हमारे पास सर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का एक एरिया है जिसमें सर हम ये देखेंगे कि मुल्क के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और हमने लोन लेना है या पैसे बैंक में रखने, तो सर हमें क्या डर है। अगर मैं लोन लेना है और हमें ये डर है कि जी आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। और अगर हमने बैंक में पैसे रखने और हमें ये डर है कि सूद के रेट नीचे ना आ जाए, तो सर उसको कैसे मैनेज करना है, ये हम सीखेंगे सर। हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स में एक छोटा सा एरिया है स्टैट्स का, जिसमें हिपोथेसिस और काई स्क्वायर वगैरह 2-3 छोटी छोटी चीजें। इससे आरडी 5 मार्क्स का सवाल आता है, लेकिन ये करंटली प्रपोज्ड है कि ये चैप्टर कोर्स से निकाल दिया जाए। तो अगर आई कैप ने चेंजेस इसी बैच के बीच में ले आई तो ये चैप्टर एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन करंटली ये चैप्टर मौजूद है। और इससे पिछले 3 अटेम्प्ट्स में से 2 अटेम्प्ट में सवाल आए और दोनों 5-5, 6-6 नंबर के हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सर प्योर एक प्रैक्टिकल साइड है, न्यूमेरिकल साइड है, इसके तकरीबन 35 से 50 मार्क्स हैं। फिर हमारे पास सर नंबर्स के हिसाब से एक और एरिया भी है, बजटिंग एंड प्रोजेक्शन सर। इसमें हमारे पास सर 3 ही चैप्टर्स हैं। बजटिंग यानी सर हमने सेल्स बजट बनाना है कंपनी का। ये बजटिंग का एरिया पहले कॉस्टिंग में हुआ करता था, अब यहाँ आ गया, ठीक है जी। लेकिन अगर आप देखें तो सर इस 3 में से हर दफा 2 सवाल टेस्ट होते हैं। तो बजटिंग जो कॉस्टिंग में था वो 20-20 नंबर का टेस्ट होता था, यहाँ 20-20 नंबर वाला मामला नहीं है, ठीक है जी। क्यों, आपके पास टोटल अवेलेबल मार्क्स 25 से 35 हैं। तो अगर एग्जामिनर सर 30 नंबर से भी यहाँ सवाल पूछेगा तो 30 नंबर में 15-15 नंबर के 2 सवाल दे देगा। तो सर लास्ट 2 अटेम्प्ट से लास्ट तीनों अटेम्प्ट में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो लाजमी आया है सर, 2 अटेम्प्ट में वर्किंग कैपिटल आया, 1 अटेम्प्ट में बजटिंग टेस्ट हुआ है, ठीक है जी। यानी इस अटेम्प्ट के लिए बजटिंग कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास सर 3 हो गए कोर्स के एरियाज, जिसमें अगर आप देखें तो 2 एरियाज नंबर्स वाले हैं, एक एरिया जो है 32 से 35 नंबर का वो थ्योरी वाला है, ठीक है जी। तो ये दिमाग में रखिएगा कि सर इस पेपर में प्रेडोमिनेंटली नंबर ज्यादा है, लेकिन हैविंग सेड दिस लोग इतना डोमिनेट करना शुरू कर देता है नंबर वाला एरिया कि लोग थ्योरी पे ध्यान ही नहीं देते। थ्योरी पे हमने ठीक ठाक काम करना है, केसेस सॉल्व करने हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से पढ़ाता हूं, ठीक है जी। मैं थ्योरी को कंसाइज रखता हूं, लेकिन उसकी जगह केसेस करवा देता हूं, ठीक है जी। रट्टा नहीं लगवाऊंगा सर मैं आपको, केसेस करवाने थ्योरी के, ठीक है जी। सर फिर मैंने आपको कहा था कि सर इस सब्जेक्ट के कुछ फ्लेयर्स हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ कायदे हैं, वो आपने फॉलो करने। देखिए ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ में नजर आ रही होंगी। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, आपने सुना होगा यार स्टॉक मार्केट में पता नहीं क्या होता है। सर ये सारे उसूल, कायदे, कानून जो आप मार्केट में देखते हो ना, ये आपको सीखना है। यानी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो चीज किताब में और जो चीज प्रैक्टिकल हो रही है ना, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो याद रखिएगा कि अगर आप इसको इस नियत से पढ़ेंगे कि जो किताब में लिखा है वो पढ़ के चले जाओ, कभी भी ये सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। आपको अपने कॉन्सेप्ट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने पड़ेंगे, यानी उसको साथ में जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो लेके चलनी पड़ेंगी, उसके केसेस देखने पड़ेंगे। आप, मैं दिखाऊंगा आपको सर इसके अंदर। ये सर मेरा यूएसपी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो एरिया जिसपे सबसे अच्छी ग्रिप आपको नजर आएगी सर, आपको मजा आएगा इसको पढ़कर, ठीक है जी। फिर सर कनेक्टेड प्रैक्टिस, लैक ऑफ कनेक्टेड प्रैक्टिस। अब देखिए लैक ऑफ कनेक्टेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जरा अच्छे तरीके से समझिएगा। एक टॉपिक है वैक, एक टॉपिक है सीएपीएम, एक टॉपिक है फॉरेक्स, एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अभी तक आई कैप ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और वैक को मिला के नहीं पूछा, ठीक है जी। फॉरेन करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क को मिला के नहीं पूछा, लेकिन सर मैं अपने कोर्स के अंदर चीज करवाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि जैसे एग्जामिनर ने मेच्योर हो जाना है,
थोड़ा सा और टाइम लेगा, एग्जामिनर 3 अटेम्प्ट ले चुका है, चौथी अटेम्प्ट में वो ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसमें 2 एरिया मर्ज आ जाए। अब आपने एक एरिया को अलग पढ़ा है, दूसरे को अलग पढ़ा है, दोनों को मिला के उसके क्या डायनामिक्स होंगे नहीं सीखे, मैं आपको सिखाऊंगा सर, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को आपने इस तरीके से भी कवर करना है। फिर सर फंक्शंस का रट्टा, अल्लाह की कसम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि लोग फंक्शंस याद कर लेते हैं। उसकी वजह यह कि किताब में इतना ही डिटेल दिया हुआ है कि आपको इनफैक्ट याद ही करना पड़ जाता है उसको। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लेके उस फंक्शंस की रीजंस बताता हूं कि फंक्शन ऐसे क्यों बना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, डिराइव कैसे हुआ है। उसको पढ़ने के बाद आपको फंक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, भेजे में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा, आपको पूरी थ्योरी समझ आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के पीछे क्या इकोनॉमिक्स है, ठीक है जी। तो आपने फंक्शंस याद नहीं करने, उनके पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझना है ताकि आपको फंक्शन दिमाग में रहे और फिर आप उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है जी। सर थ्योरी 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 थ्योरी, रट्टा 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 मार लूं सर, इस टॉपिक का रट्टा मार लूं, इस टॉपिक को याद कर लूं। आप अभी एग्जामिनर कमेंट्स में आपको पढ़ाऊंगा, आप देखिएगा उसमें क्या लिखा हुआ, मैं आपको लाइव निकाल के दूंगा एग्जामिनर कमेंट्स। आप देखें दोनों अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने एक ही बात कही है। मैं सर चाहता हूं कि आपको मैं वो कमेंट्स दिखाऊं सर। सर ये मेरे पास एग्जामिनर कमेंट्स, और मैं एग्जामिनर कमेंट्स को मैं सबसे पहले सर करंट अटेम्प्ट यानी जो लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट गुजरी है, लास्ट अटेम्प्ट का तो अभी रिजल्ट नहीं है ना, उसके अगर मैं कमेंट्स पढ़ूँ ना, आप जनरल कमेंट्स देखिए, 46% रिजल्ट है, लास्ट टाइम 37, मैसिव रिजल्ट है दोनों। It was commonly observed that examinees perform reasonably well in numerical parts. However, performance in application of theoretical concept was not satisfactory. थ्योरी नहीं करके आए सही से बच्चे। In particular, question number 2 and 5 जो कि थ्योरी के थे were poorly performed. It is therefore advised that instead of rote learning, the student should understand the underlying concept and relate it to practical scenarios. ये सबसे बड़ी लैकिंग है, ठीक है जी। तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया सर, एक और आपको मैं कमेंट्स पढ़ा देता हूं सर, सेम कमेंट्स, सेम एग्जामिनर कमेंट्स। ये बंदा भाई रेलेवेंट जिसको आपने पढ़ना है। The result is overall 37%. It was commonly observed that examinees performed reasonably well in numerical parts of the exam. However, performance and application of theoretical concepts was less than satisfactory. In particular, question 2 was poorly performed. It is suggested that instead of rote learning, understand the underlying concept and related application in practical scenarios. तो सर इसका मतलब यह है कि आपने जो भी चीज़ें देखनी है सर, अल्लाह के वास्ते उसको जो थ्योरी पढ़नी है आपने उसको याद नहीं करना, ठीक है जी। ज़मीन आसमान की मिसालें नहीं लेनी है, प्रैक्टिकल लाइफ की मिसालें लेनी है सर, और उसके ऊपर आपने केसेस सॉल्व करने, मैं आपको उस पर ठीक ठाक केसेस सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी सर, रेसिपी फॉर सक्सेस क्या होगी, मैं एफर्ट लगाऊंगा क्लास और पोस्ट क्लास में भी आपके साथ रहूंगा, और इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी आपके साथ सुपर एक्टिव रहूंगा, ठीक है जी, जैसे आपने एग्जाम के दिनों में देखा होगा। अच्छा, फिर एफर्ट्स, आप जितने एफर्ट मैं लगाऊंगा सर क्लास में, आपने उतने ही घंटे घर पे पढ़ना है, या एटलीस्ट उसका 75%। सर कितनी क्लासेस में टॉपिक खत्म होगा, ये कोर्स सर खत्म होगा तकरीबन 110-120 क्लासेस के अंदर, 110 से 120 क्लासेस होंगी टोटल, ठीक है जी। सवा सवा घंटे की क्लासेस आप ले रहे हैं तो 150 घंटे के करीब हमारा लगेगा। आपने एटलीस्ट 120 घंटे घर में प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला सर फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी और इंशाल्लाह हम उसको कामयाब हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। सर ये पूरी प्रेजेंटेशन थी जो मैंने आपके सामने रखी है सर, और आए अल्लाह का नाम लेके हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर। पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, प्रैक्टिकल साइड से, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला ये पूरा कोर्स मैं आपको इसी तरह पढ़ाऊंगा। मेरी आपसे इल्तिजा ये रहेगी कि यार साथ साथ लेके चलना चीज़ों को, ताकि एंड में आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ठीक है जी। आए अल्लाह का नाम लेते हैं, थैंक यू जी।